महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं तीसरी किस्म के शिल्पकार शैलेंद्र पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। इस कथन से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। राज कपूर जो कुछ कहना चाहते थे, उसे शैलेंद्र ने शब्दों के माध्यम से प्रकट किया है। राज कपूर अपनी भावनाओं को आंखों से व्यक्त करने की कला में कुशल थे। उन भावों और संवादों और गीतों में ढालने का काम शैलेंद्र ने किया। शैलेंद्र ने ये फिल्म बनाकर मानो राज कपूर की भावनाओं को ही जबान दे दी थी। दूसरा प्रश्न है, फिल्म 420 के गीत रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां पर संगीतकार जयकिशन ने आपत्ति क्यों की? फिल्म श्री 420 के गीत रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां में दिशाएं 10 कही गई हैं। इस गीत में दसों दिशाओं का प्रयोग बिल्कुल नया था। संगीतकार जयकिशन को लगा कि इसकी जगह पर चारों दिशाएं शब्द आना चाहिए। ये शब्द जनता को जल्दी समझ में आएगा। इससे गीत भी लोकप्रिय हो सकेगा। जबकि शैलेंद्र साहित्य और संस्कृति की गहरी समझ होने के नाते ये ठीक जानते थे कि वस्तुतः दिशाएं 10 होती हैं और इसलिए उन्होंने जयकिशन की आपत्ति पर भी अपनी विचारधारा को नहीं बदला और गाने के बोल में रातें दसों दिशाओं से कहेंगे अपनी कहानियां को एज इट इज ही रहने दिया। तीसरा प्रश्न है, राज कपूर द्वारा फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह करने पर भी शैलेंद्र ने ये फिल्म क्यों बनाई? राज कपूर एक बड़े फिल्म निर्माता, सफल अभिनेता और कुशल निर्देशक थे। वे फिल्म बनाने के खतरों से भली भांति परिचित थे। जब शैलेंद्र ने तीसरी कसम फिल्म बनाने का निश्चय प्रकट किया, तब राज कपूर ने एक हितैषी की भांति शैलेंद्र को फिल्म की असफलताओं के खतरों से आगाह करना अपना फर्ज समझा। वे जानते थे कि ये फिल्म असफल हो सकती है, इसे खरीदार नहीं मिलेंगे, परंतु शैलेंद्र भावुक हृदय कवि थे, यानी कोमल हृदय कवि थे। उनमें आदर्शवाद बहुत ज्यादा प्रबल था। वो यश और धन की लिप्सा से बहुत दूर थे, यानी धन दौलत की जो चाहत होती है उससे बहुत दूर थे। वे इस फिल्म का निर्माण अपने मन की संतुष्टि के लिए करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खतरा उठाकर भी ये फिल्म बनाई। पांचवा प्रश्न है, फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। फिल्म निर्माता के रूप में तीसरी कसम शैलेंद्र की पहली और अंतिम फिल्म थी। उन्होंने इस फिल्म का निर्माण पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं किया था। फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र का महत्व विशिष्ट है। वो निर्माता होते हुए भी साहित्यिक बने रहे। वे फिल्मी चकाचौंध से दूर रहते हुए भी धन और लिप्सा से, यश की लिप्सा से दूर रहे, यानी धन और नाम की जो लालच, नाम का जो लालच होता है उससे दूर रहे। उन्होंने फिल्मों को साहित्यिक बनाने का पूरा प्रयास किया। फिल्म कविता की तरह सघन, गहन और प्रभावी थी। छठवां प्रश्न है, लेखक के इस कथन से कि तीसरी कसम फिल्म कोई सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था, आप कहां तक सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, लेखक के अनुसार तीसरी कसम फिल्म कोई सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था। मैं लेखक के इस कथन से पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि इस फिल्म की कलात्मकता बेहतरीन है। शैलेंद्र एक संवेदनशील तथा भाव प्रवण कवि थे, जो उनकी एकमात्र फिल्म तीसरी कसम से भी उभर कर सामने आई है। ऐसी भाव प्रवणता तथा संवेदनशीलता किसी साधारण फिल्म निर्माता में नहीं होती। सातवां प्रश्न है, वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि था, जिसे अपार संपत्ति और यश तक की कामना नहीं थी, जितनी की आत्मसंतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी। इसका आशय स्पष्ट कीजिए।
उत्तर है, यहाँ लेखक का आशय है कि शैलेंद्र ने तीसरी कसम फिल्म का निर्माण धन संपत्ति कमाने और यश पाने के उद्देश्य से नहीं किया था। जब कवि शैलेंद्र तीसरी कसम फिल्म का निर्माण करने चले तो राज कपूर ने उन्हें चिताया कि ये फिल्म चल नहीं पाएगी, इसे वितरक नहीं मिलेंगे। परंतु शैलेंद्र को धन या यश की भूख नहीं थी। वे आदर्शों में जीने वाले भावुक कवि हृदय व्यक्ति थे। वे चाहते थे कि उन्हें फिल्म बनाकर सृजनात्मक सुख मिले, आत्मसंतोष मिले और वो देखने वालों को एक बेहतर फिल्म दे सकें। और उनका जो चयन है, फिल्मों को पसंद करने का जो एक चयन है, वो एक बेहतर विकल्प उसमें मिले उन्हें। 8वां प्रश्न है, व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। इसका आशय स्पष्ट कीजिए। ये जो पंक्तियां हैं वो लेखक ने शैलेंद्र के गीतों के संदर्भ में लिखी है। शैलेंद्र के गीत केवल मनोरंजक ही नहीं, अपितु इनके जो गीत हैं वो गंदगी से जूझने का संदेश भी देते हैं। कवि शैलेंद्र अपने गीतों द्वारा आम जन को ये बताना चाहते थे कि थक हार कर बैठ जाना कदापि उचित नहीं है। अपने लक्ष्य के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। अपनी प्रत्येक व्यथा और गलतियों से सीखना चाहिए। उससे हार जाना बुद्धिमानी नहीं है। अंतिम प्रश्न है, उनके गीत भाव प्रवण थे, दुरूह नहीं। आशय स्पष्ट कीजिए। यानी भावना प्रधान थे उनके गीत, कठिन नहीं थे। उत्तर है, शैलेंद्र के गीतों में भावनाओं का प्रवाह है। उनके गीतों की एक अन्य विशेषता सरलता है। उन्होंने अपने गीतों में कठिन शब्दों के स्थान पर सरल शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे सामान्य दर्शक भी उसे समझ लेता है। उनके गीतों में करुणा के साथ साथ संघर्ष की भावना भी दिखाई देती है। शैलेंद्र के गीत मनुष्य को जीवन के दुखों से घबराकर रुकने के स्थान पर निरंतर आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। शैलेंद्र के गीतों की एक अन्य विशेषता उनकी भाव प्रवणता है, यानी उनकी भावुकता है। उनके गीत का एक एक शब्द भावनाओं की अभिव्यक्ति करने में पूर्णतः सक्षम है। ये बिल्कुल सहज, सरल और प्रवाहपूर्ण होते थे। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम लेकर आए हैं कुछ नए प्रश्न। पहला प्रश्न है, टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता था और क्यों? टी सेरेमनी में केवल 3 आदमियों को प्रवेश दिया जाता था, क्योंकि अधिक आदमियों के आने से शांति भंग होने की संभावना हो जाती थी। वहां शांत बैठकर लगभग 1.5 घंटे तक एक एक बूंद करके चाय पीनी पड़ती है, इसलिए अधिक लोगों को वहां प्रवेश नहीं दिया जाता था। दूसरा प्रश्न है, आपके विचार में कौन से ऐसे मूल्य हैं जो शाश्वत हैं? वर्तमान समय में इन मूल्यों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। यानी वर्तमान समय में ये मूल्य या वैल्यूज इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं या क्यों जरूरी हैं? तो उत्तर है, आज व्यवहारिकता का जो स्तर है उसमें आदर्शों का पालन नितांत आवश्यक है, यानी बेहद जरूरी है। व्यवहार और आदर्श दोनों का संतुलन व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है। कथनी और करनी में अंतर समाज को आदर्श से हटाकर स्वार्थ और लालच की ओर ढकेल देता है। सत्य, अहिंसा, परोपकार जैसे मूल्य शाश्वत मूल्य हैं। शाश्वत मूल्य वे होते हैं जो पौराणिक समय से चले आ रहे हैं, वर्तमान में भी जो महत्वपूर्ण हो तथा भविष्य में भी जो उपयोगी हो। ये प्रत्येक काल में समान रहें। युग, स्थान तथा साल का इन पर कोई प्रभाव न पड़े। वर्तमान समय में भी इन शाश्वत मूल्यों की प्रासंगिकता बनी हुई है। सत्य और अहिंसा के बिना राष्ट्र का कल्याण नहीं हो सकता। शांतिपूर्ण जीवन बिताने के लिए परोपकार, त्याग, एकता, भाईचारा तथा देश प्रेम की भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। ये शाश्वत मूल्य युगों युगों तक कायम रहेंगे। तीसरा प्रश्न है, शुद्ध सोने के में तांबे की मिलावट या तांबे में सोना गांधी जी के आदर्श और व्यवहार के संदर्भ में ये बात किस तरह झलकती है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, गांधी जी व्यवहारिकता को जानते थे।
परंतु उन्होंने कभी अपने आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर नहीं गिरने दिया। उन्होंने व्यवहार पर बल दिया और उन्हें आदर्श की तरह ऊपर उठाने का प्रयास किया। व्यवहारवादी लोग लाभ हानि का हिसाब लगाकर चलते हैं और अपनी ही उन्नति करते हैं, परंतु आदर्शवादी स्वयं ऊंचे उठकर औरों को भी ऊंचा उठाते हैं। समाज में शाश्वत मूल्य केवल आदर्शवादियों के पास होते हैं। व्यवहारवादी तो समाज को नीचा ही गिराते हैं। इसके बाद एक और अन्य प्रश्न है कि लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या-क्या कारण बताए हैं? आप इन कारणों से कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर है, लेखक ने लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के निम्नलिखित कारण बताए हैं। पहला तो यह है कि जीवन की रफ्तार बहुत अधिक बढ़ जाना। दूसरा, जब चलने के स्थान पर इंसान दौड़ना शुरू कर दे, अकेले में बड़बड़ाने लगना, दिमाग में स्पीड का इंजन लगाना, दिमागी तनाव बढ़ जाना, एक दूसरे से आगे निकल जाने की प्रतिस्पर्धा, हम इन सब कारणों से सहमत हैं, क्योंकि इन्हीं से मनुष्य का मानसिक संतुलन बिगड़ता है। एक और प्रश्न है कि लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, लेखक के अनुसार हम अक्सर बीते हुए दिनों के बारे में सोचते हैं या भविष्य के रंगीन सपनों में डूबे रहते हैं। वास्तव में सत्य तो केवल वर्तमान है और हमें उसी में जीना चाहिए। अतीत तो हम चाहकर भी नहीं लौटा सकते और भविष्य को हमने देखा ही नहीं है। आने वाला कल कैसा होगा, कोई नहीं जानता। अतः अतीत और भविष्य के बारे में सोचकर अपने आप को दुखी करने का कोई लाभ नहीं है। वर्तमान प्रश्न है, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट से क्या अभिप्राय है? गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, कैसे? प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट उन लोगों को कहते हैं जो अपने आदर्शों को व्यवहारिक बनाकर जीवन में अपनाते हैं, जो आदर्शों को व्यवहार के योग्य बनाते हैं। गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, अपने व्यवहार को आदर्श के समान ऊंचा बनाते थे। गांधी जी के आदर्शों से प्रभावित होकर देशवासी उनके पीछे चले। उनके आग्रह पर स्वदेशी स्वाधीनतावाद को स्वीकार करके कार्य कर सके। उन्होंने आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं दिया, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाया था। वे सोने में तांबा नहीं, बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। आजादी की लड़ाई में उन्होंने साधारण व्यक्तियों को जोड़कर उसकी कीमत बढ़ाई, चाहे वो कृषक हो यानी किसान हो, चाहे वो वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो एक किसान के पुत्र राजेंद्र प्रसाद हो। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिससे ये साबित होता है कि गांधी जी एक प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे। एक दूसरा प्रश्न है, शाश्वत मूल्यों से आप क्या समझते हैं? गिन्नी का सोना पाठ के आधार पर बताइए कि वर्तमान समय में इन मूल्यों की क्या प्रासंगिकता है। उत्तर है कि शाश्वत मूल्यों से अभिप्राय आदर्श, व्यवहारिकता, सूझबूझ, सजगता, लाभ हानि का हिसाब लगाकर कदम उठाकर नैतिकता, धैर्य, सत्यवादिता आदि जैसे मूल्य हैं। वर्तमान समय में इन मूल्यों की प्रासंगिकता बहुत अधिक है, क्योंकि समाज का वातावरण बदल चुका है, लोगों की मानसिकता में गिरावट आ गई है, शाश्वत मूल्यों को नीची दृष्टि से देखा जाने लगा है। आदर्शवादी सीधे-सीधे नैतिकता का आचरण करने वाले लोगों को नीचा और तुच्छ समझकर व्यवहार करते हैं। वर्तमान समय में इन मूल्यों की समाज की स्थापना कर सामाजिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। एक और प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जापान में 80% लोगों में मनोरुग्रता है। इसके कारणों को समझाते हुए लिखिए कि इस संदर्भ में चा नो यू की परंपरा को एक बड़ी देन क्यों कहा गया है। उत्तर है कि पाठ के अनुसार जापान के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। उनके जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। वहाँ के लोग चलते नहीं बल्कि दौड़ते हैं। वो अमेरिका से स्पर्धा करने लगे हैं। जिस प्रकार उनमें मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, वे बहुत तेज गति से प्रगति करना चाहते हैं। इसके लिए उनका प्रयत्न 1 माह का काम जो है वो 1 दिन में पूरा करने का रहता है। यानी वो 1 महीने का काम 1 दिन में करना चाहते हैं। एक दिन लेखक एक जापानी मित्र के साथ टी सेरेमनी में
गए थे, वहाँ का वातावरण शांतिपूर्ण था। चाय पीने पर उन्हें शांति महसूस हुई और दिमाग की रफ्तार धीरे-धीरे कम पड़ती जा रही थी। वो अनुभव करने लगे कि वो अनंत काल में जी रहे हैं। उनके सामने वर्तमान क्षण था और वो अनंत काल जितना विस्तृत था। चा नोयू परंपरा की ये बहुत बड़ी देन जापानियों को मिली है और इस विधि से वो स्वयं की व्यस्त जिंदगी में शांति लाते हैं। एक और प्रश्न है कि मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम, आशय स्पष्ट कीजिए इन पंक्तियों का। तो उत्तर है, कर्नल कॉलिंज वजीर अली को पकड़ने के लिए गोरखपुर के जंगलों में डेरा डाले बैठा था। उसने अनेक बार वजीर अली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। वजीर अली की आज़ादी अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा थी, लेकिन चंद लोगों की ताकत के लिए वह अंग्रेजों का सरदर्द बना हुआ था। उसके इसी कारनामे के कारण कर्नल खींचता है, क्योंकि कम लोगों को अपने साथ लिए वजीर अली अंग्रेजों की एक बड़ी सेना से भिड़ने का कारनामा दिखा रहा था। यानी उसके पास कहने को तो मुट्ठी भर लोग थे, लेकिन साहस और हिम्मत इतनी जबरदस्त थी कि वो अंग्रेजों को अंगूठा दिखा करके हर बार निकल आ रहा था। एक और प्रश्न है कि कारतूस पाठ के आधार पर वजीर अली की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वजीर अली आसिफ, उत्तर है इसका, वजीर अली आसिफुद्दौला का पुत्र तथा सादत अली का भतीजा था। वो अवध का होने वाला नवाब और एक जाबाज सिपाही था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए वजीर अली को शासन से वंचित कर दिया, यानी हटा दिया, और उसके चाचा सादत अली को नवाब बना दिया। तब से वो अंग्रेजों से नफरत करने लगा था। वह उनका कट्टर विरोधी हो गया था। वो एक देशभक्त था जो अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का प्रयास करता रहा। वो एक निडर व बहादुर सिपाही भी था। उसने अकेले ही अंग्रेजी सेना के कर्नल को खेमे में घुसकर कर्नल ने कारतूस हासिल कर लिए थे। कर्नल भी उसकी बहादुरी से अचंभित रह गया था।